Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the topics of 21st April. The first one, glycemic index. There is a correlation between the glycemic index and diabetes. The highest glycemic index is found in the food such as sugar, um, maida, white bread, etc. Glycemic index इतना ज़्यादा होगा, it will lead to more sugar spike, creating a environment for the diabetes. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल मिलेट, होल व्हीट, अदर ब्राउन राइस, ब्रिंजल. बैड कार्बोहाइड्रेट, इट शुड बी रिप्लेस बाय गुड कार्बोहाइड्रेट, तभी जाके डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है. आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, इसका मीनिंग होता है कि व्हेन द हार्ट स्किप्स अ बिट और उनका जो फ्रीक्वेंसी है इट फ्लक्चुएट, इसको बोलते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन. लॉन्ग टर्म में हार्ट फेलियर होने चांसेस बढ़ जाते हैं. Irregular heartbeat or often abnormally fast heart rate. JSW arms to set up 700 megawatt solar unit for NTPC. This showcases JSW, private company, NTPC, CPSC. तो PPP मॉडल में और role of private sector as well as public sector for meeting the India's Panch Amrit target. और ऑलिव रिडले टर्टल ऐसा होता है, छोटा होता है दिखने में. गारी माथा, गारी माथा, it is a nesting ground of the olive riddle turtle in the eastern coast of the Indian peninsula around Puri, Rushikulia beach. And IUCN status is vulnerable and it is protected under the CITES Convention. Regarding single-use plastic, India has banned single-use plastic in 2021. उसमें बोला गया था कि all the plastic which is single use, बस प्लास्टिक बॉटल को छोड़ के सबको बैन किया जाएगा. लेकिन उसको मतलब इन्फोर्स करने में दिक्कत हुआ और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस रहा नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक के हिसाब से देखा जाए तो. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर. दैट इज वाई नियरली 192 countries that are negotiating on the single use plastic ban. उसमें बोला है कि इंडिया का स्टैंड रहा है कि इंडिया चूजेस टू रेगुलेट नॉट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक. Similar stand has been taken by the United States. तो प्लास्टिक से रिलेटेड जो रूल्स है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021. तो जब इंडिया बात करते हैं कि इट इज वॉचिंग फॉर रेगुलेशन instead of not allowing the production, sale and import and export of the problematic avoidable plastic goods. इसका मीनिंग ये है कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा टू क्रिएट ए ऑल्टरनेटिव form of plastic, bioplastic made from the seaweed, plastic made from the starch and bagaces, and even use of other materials such as jute, paper bags. और सिंगल यूज प्लास्टिक
हर जगह यूज होता है। तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर जगह पे बैन किया जाए, या फिर पर्टिकुलर माइक्रोन मीटर से 5 मिलीमीटर से नीचे होगा तो उसको बैन किया जाएगा। तो So according to these rules, it says कि firstly to manufacture, import, stocking, all of this is banned for the single-use plastic. For example, for polystyrene. So this is one example. और जो thickness है of the plastic carrying bags, it has been increased from 50 microns to 75 microns and to 120 microns with effect from 31st December 2022. And extended producer responsibility for the plastic packaging waste that has been implemented under these rules. And Central Pollution Control Board, along with the state pollution bodies, they will monitor the ban and the implementation. लेकिन बात ये मानसी कि ऑलरेडी इंडिया ने इन्फोर्स किया था लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया, इसलिए अभी हाँ, अदर कंट्री के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि बैन इज नॉट द सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इंडिया हैज चोजन फॉर रेगुलेशन टू ऑन द बेसिस ऑफ बैन साइंस सोल्यूशन दिस। तभी हो सकता है जब हम हमारे पास लार्ज हाँ, स्केल पे वी आर हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है टू रिप्लेस प्लास्टिक्स। ऑल्टरनेटिव इसलिए इसके अंदर भी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस की इंसेंटिव दिया जाएगा, तो प्लास्टिक को भी पीएलआई स्कीम में डाल सकते हैं। तो जो इन्फोर्समेंट ऑल्टरनेटिव्स है वो काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए भी पूरी तरह से वो यूज नहीं हो पाता। अगर पेपर बैग्स का इस तरह से किसी और बैग का यूज किया जाता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं काफी ज्यादा। जैसे अगर जो प्रैक्टिकल स्केल ऑफ एग्जांपल लिया जाए बेनिफिट्स तो बोलते हैं। अगर आप जाते कोई भी मॉल इस समय, तो आप जब कपड़े खरीदते हो तो प्लास्टिक दिया जाता है। प्लास्टिक अगर नहीं यूज करोगे तो पेपर बैग और फिर जो दूसरा जो बैग होता है इट रिक्वायर्स 10 रुपीज एक्स्ट्रा, 15 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। तो ये कारण है कि लोग 15 रुपीज देना चाहते हैं नहीं। और अल्टीमेटली जो मॉल है उनके ऊपर ही ऑनर्स होना चाहिए कि वही दे फ्री में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक दे दो, इसी कारण बैन सक्सेसफुल नहीं रहा। एप्स लाइक ऑक्टा एफएक्स ऐप और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप के लिस्ट निकाले थे 2022 में आरबीआई ने, कि क्या हो रहा था कि ये ऐप हर जगह एडवर्टाइजमेंट में पैसे डाल देते। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, इवन ड्यूरिंग आईपीएल उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा था ऐप का। तो लोग को लग रहा था कि ऐप सही है, इट इज लीगल, इट इज इट इज ऑन द इट इज सपोर्टेड बाय आरबीआई, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ईडी इज कंडक्टिंग सर्चेस अंडर द पीएमएलए at various location Mumbai, Delhi, Kolkata, and probing the proliferation of the forest trading है। एक एग्जांपल ऑक्टा एफएक्स। The Octa FX app and its website has not been authorized by the RBI to deal with forest trading। तो कैसे ट्रेड करते हैं? इनको पता है कि अगर डायरेक्टली बैंक अकाउंट खुलवाएंगे या फिर डायरेक्ट इफ देयर विल बी अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन द बैंक्स, तो वो आसानी हो जाएगा आरबीआई को कंट्रोल करने में और रेगुलेट करने में। तो ये क्या करते हैं कि ये दे यूजेस बिटकॉइन। आपको बोला जाए कि आप बाइनेंस में अकाउंट बनाए, वहां से फिर आप बिटकॉइन में कन्वर्ट करें, बिटकॉइन कन्वर्ट करने का फिर आप बिटकॉइन से ट्रेड करें। बिटकॉइन से ट्रेड करने के बाद जो परसेंटेज बचेगा, पैसा आपको प्लस मिलेगा, वापस से फिर कन्वर्ट करें रुपीज में, रुपीज से वापस कन्वर्ट करके आप वापस लेके चाहिए। और फीस बहुत ज़्यादा लगता है, 10% से ऊपर फीस रहता है। और रेडले टर्टल चेन्नई में, पट्टीनपक्कम, ईस्टर्न कोस्ट में मोस्टली मिलते हैं। ये टर्टल हैचरी है यहीं पर, वे eggs are taken for protection।
क्या होता है कि जब when they hatch the egg, they continue their journey, leaving the eggs at the mercy of the nature. After eggs becomes food for the species, bird, other animals. तो उसको कंजर्व करने के लिए ऐसा इस्टेब्लिश किया जाता है टेंट और बाकी सब, ताकि एग्स को कंजर्व कर सके. प्लस दे रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ टेम्परेचर टू हैच, इसलिए वेदर मॉनिटरिंग डिवाइसेस स्टैब्लिश किया जाता है. लाइट पोल्यूशन कारण भी प्रॉब्लम होते हैं विद रिस्पेक्ट हैचिंग ऑफ द एग्स. तो इसमें दिखाया कि रोल ऑफ द लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनजीओ सच एज ट्री फाउंडेशन, स्टूडेंट organization, all they all volunteer to patrol every night during nesting season, or they transport the eggs to temporary hatcheries to protect them from stray dog and anthropogenic disturbances. And turtles जो हैं, they are cold-blooded species and they have high range of body temperature. तो ये एक important fact, and slow metabolism. And they play important role in the river by scavenging the dead organic matter. तो जो हम बायो रेमिडिएशन की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी टर्टल भी वही रोल प्ले करता है. When we discuss about the pilot in India, DGCA के गाइडलाइन के अनुसार अभी हाल फिलहाल में इट वॉज अंडर द सिविल एविएशन कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन, DGCA ने कुछ रेगुलेशन दिया था कि नाइट ड्यूटी के बीच में 48 आवर्स का गैप होना चाहिए. मोर एंड मोर पायलट को रिक्रूट करी. उसके बाद फिर लगातार आप लॉन्ग ट्रिप पे नहीं भेज सकते पायलट को, इट क्रिएट्स ए फटीगनेस. तो जो इंडियन एयरलाइंस थे, दे वर कंप्लेनिंग, उससे उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि पायलट की कमी हो जाएगा उन्हें. एंड थर्ड वुड बी इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट for them to regulate and monitor the working of the pilot. एयरलाइन शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग एरिया जहाँ पर प्रॉब्लम होता है पायलट को इन इंडिया. पहली बात है कि जो पायलट दे बिकम पायलट वेरी यंग एज एंड दे साइन बॉन्ड फीस रेंजिंग बिटवीन 80 लाख to 1.2 crore. with the airline jobs. Employment bond illegal है. 20 लाख विस्तारा के लिए, 50 लाख इंडोगो के लिए, in form of undated check, locking them for a company for a period of 2 to 5 years as fixed salary, lower than the prevalent market standard. और सिर्फ विस्तारा इंडोगो नहीं है, जो न्यू एयर इंडिया है, it also requires a bank guarantee of 25 lakh for 5 years. प्लस जब पोचिंग होता है बिटवीन द एयरलाइंस, तो ऐसा करते दे फॉर्म द कार्टेल कि अगर आप कोई अगर पायलट चाहेंगे भी कि ये एयरलाइन को छोड़ के कुछ दूसरे एयरलाइन में जाए, तो ऐसा किया जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि वो छोड़ नहीं सकता है. तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इन द मार्केट पे या कंपटीशन इन द वर्किंग ऑफ द पायलट, ये हैम्पर होता है. उनके पास चॉइस नहीं रहता है. या तो चॉइस रहता है कि आप जो लोकल एयरलाइन को छोड़ के फिर फॉरेन एयरलाइन को ज्वाइन कर लीजिए, इथिहाद एयरवेज से लेकर सिंगापुर एयरलाइंस एक्सेट्रा. फिर लगातार काम करवाया जाता है. नाइट ड्यूटी हो गया. फिर खुद ही एयर पायलट को पैसा देना पड़ता है फॉर द सिमुलेटर एग्जामिनेशन, रादर देन कि एयरलाइन पैसा दे रहे हैं कि आपको चेक किया जाए. ट्रेनिंग फीस भी अगर देखा जाए तो पायलट ही देते हैं ट्रेनिंग फीस. पायलट कांट बी मेड टू पे फॉर इस, ऐसा रेगुलेशन में.
लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे है कि वही खुद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ सक्सेना लॉस 40 लाख ही पेड एज एन एयरलाइन ट्रेनिंग फीस टू गो फर्स्ट पायलट व्हेन इट कोलैप्स नाइन लास्ट में। तो ये नया चीज पता चला with regarding the problems in the pilots aviation sector। तो डीजीसीए का गाइडलाइन इसमें बोल सकते हैं कि इट इज अ वेरी इन अ पॉजिटिव एंड राइट स्टेप टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एविएशन सेक्टर। इंडियन नेवी कंडक्ट्स मेगा एक्सरसाइज। वाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट? तो कुछ एरियाज है। पहला है कि इट क्रिएट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेवरल एजेंसीज विद इन द इंडियन नेवी। दूसरा कि इट synergizes the battle group formation with respect to armed forces, army, navy and air force। फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में देखा जाता है इट फोकसेस मोर एंड मोर ऑन बैटल ग्रुप फॉर्मेशन ड्यूरिंग द वॉर, इसलिए जरूरत है मेगा एक्सरसाइज। इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ सॉफ्ट पावर। नेबरिंग कंट्री दिखाने के लिए वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द इंटेंट एंड एज वेल एज द कैपेबिलिटी to enforce our decision making, enforce international rule based order in the Indian Ocean। पूर्वी लहर, ईस्ट कोस्ट। AUKUS trilateral agreement on the nuclear submarine given to the Australia by US and UK। तो इसमें चाइना ने क्रिटिसाइज किया ऑकस को कि इट विल लीड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। क्यों? ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी एनपीटी साइन कर दिया है जिसमें लिखा हुआ है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज गेटिंग न्यूक्लियर सबमरीन। तो उससे दिखाता है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज है, नॉन और डेवलपिंग कंट्रीज है, देयर इज अ ह्यूज मिसमैच इन enforcement of similar laws and regulation worldwide। Developed countries like Australia can think of breaking the law, लेकिन अगर कोई और कंट्री होता तो अभी तक उन पर सैंक्शन लग जाता। तो फिर चाइना इज क्रिटिसाइजिंग कि ऑकस अग्रीमेंट बिटवीन नॉन न्यूक्लियर कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है इट विल लीड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अभी यूएस बोल रहे कि जापान को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। China said it is not a backyard. Indian Ocean region is not a backyard. It belongs to all the small islands and countries as well। तो इंडिया का स्टैंड क्या रहा है? इंडिया ऑल्सो क्रिटिसाइज ऑकस बिकॉज इट हैज सेड दैट डेवलप कंट्रीज और जो big prosperous country they have said they have already signed NPT and they are violating the principle of NPT। India has not signed the NPT तो कर सकते हैं, लेकिन वो NPT साइन करने के बाद भी they have violated। Delhi model villages, our prime minister has flagged off new scheme in which MP had to adopt and transfer a village each to ensure that it has proper water supply and sanitation। तो इतने साल में अभी तक में क्या चेंज हुआ? तो ये दिख रहा है सामने में। तो दो फेज में किया गया था 2019 20 23 24। तो इसमें लिखा है कि नो विलेज वॉज अडॉप्टेड इन दिल्ली इन लास्ट 5 years according to the SAGY portal। A total of 12 such villages were part of the scheme between 1416 1619 1719, लेकिन ऐसा कोई विलेज नहीं देखा गया। विलेज डेवलपमेंट वाई इट मैटर्स
तो हर एक अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विलेज है। इसमें बात किया गया था, इसमें हम लोग एज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या होना चाहिए रादर देन टॉकिंग अबाउट द दिल्ली मॉडल, क्योंकि ये उतने सक्सेसफुल रहा नहीं। वी कैन से कि क्या हो सकता है। जिसमें लिखा कि सीनियर ब्यूरोक्रेट stayed overnight at selected villages and held dialogue with the resident. They got clarity regarding the grassroots level कि उनको क्या नीड्स है, क्या क्या वो इम्प्लीमेंट स्कीम्स कर सकते हैं। प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रोल ऑफ वॉलंटियर और लोकल एनजीओ शुड बी देयर, दूसरा हो सकता है। और दूसरा कि जो बेसिक फैसिलिटी, पॉट होल फ्री रोड, सीवर, वाटर, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेज। तो विलेज लेवल डेवलपमेंट से क्या फायदा होगा कि ओवरऑल जो अनरेगुलेटेड कॉलोनीज है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरे जो माइग्रेशन है वो कम कर सकते हैं। तीसरे कि विलेज लेवल डेवलपमेंट से रेनोवेशन बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, डिग्निटी ऑफ वुमेन और बेसिक नीड्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अवेलेबल। उसे ओवरऑल लाइफस्टाइल और लिवेबिलिटी वो बढ़ सकती है। लेकिन जो रियलिटी ग्राउंड पे है कि रोड्स आर इन बैड शेप, सेकेंडरी स्कूल एक ही है सिर्फ, खाली भी है वो, टीचर कम है, कंस्ट्रक्शन में पब्लिक टॉयलेट ये प्रॉमिस किया गया था लेकिन वैसा हो नहीं पाया। औशक वी कैन से कि जो विलेजेस हैं एक तो सारे आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड हैं, ऑल्दो दिल्ली में है। तो यहाँ पे जो आपने बोला कि लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल में चेंजेस हुआ है, तो मतलब उनकी कंजम्पशन स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, और जो उनकी इनकम है वो इंक्रीज नहीं हुई। जो उनका मेन मोड ऑफ लाइवलीहुड है वो स्टिल अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो हम बोल सकते हैं ना तो ये प्योर विलेजेस है, ना ये इन टर्म्स लाइक एक्चुअल सिटीज हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस में तो ये जो गैप एग्जिस्ट करते हैं इसको फिल करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक नेसेसिटीज है। हम्म। तो नॉन फार्म सेक्टर में और जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जो यूथ है दैट रिमेन्स अनएम्प्लॉयड इन दीज विलेजेस। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम पहले बात ये है कि एमपी वो सेंट्रल है, फंडिंग उसको एमपी लैट से मिलता है, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी है वो आते हैं लोकल बॉडी में, और जो स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है। तो एक मिसमैच होता है डिसीजन मेकिंग, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, एमएलए और एमपी में। तो मिसमैच को रोकने के लिए एक स्पेशलाइज एसपीवी होना चाहिए, जिसमें तीनों का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडी, इवन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तभी एक कुछ प्रोजेक्ट को आप इनिशिएट कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर को रोप इन कर सकते हो, अदर अदर इंस्टीट्यूशन सच एज केवीआईसी फॉर बी कीपिंग, मस्टर्ड एंड वीट कल्टिवेशन, इसको ही बोला। डेट एंड फिजिकल चैलेंजेस फेसिंग लो इनकम कंट्रीज। World Bank has said half of the 75 poorest country were experiencing a widening and income gap. ऐसा क्यों है कि फॉरेक्स रिजर्व कम होते आ रहा है? मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के कारण फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। ग्लोबल अनसर्टिनिटी creates increase, it increases the price of the food and also the energy। उसी कारण भी जो नेशनल फॉरेक्स है वो कम होते जाता है।
सब साहारन कंट्रीज वेयर दे आर फेसिंग डेट सर्विसेज पेमेंट, और दूसरे बोल सकते हैं कि डेट ट्रैप पॉलिसी that is led by the China. It is also one of the cause. तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि सॉवरेन डेट, एक तो है कि पहला बात कि स्टेबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी उसी कारण ही इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकल डेट एंड फिस्कल पॉलिसी। सेकंड कि जो हर एक स्मॉल कंट्रीज है उनकी जो सॉवरेन डेट है इट शुड बी वेरी सस्टेनेबल मैनर। कैसे? इंडिया जब लोन देते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट 2% 3% एज कम्पेयर टू चाइना विच गिव्स लोन अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, उसके कारण मिटिगेट हो सकती है। एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट पे जो एफर्ट्स अभी हम देख रहे हैं बाय आईएमएफ, उसको और फास्टन अप करने की जरूरत है। तो अभी जो करंट डेट है उसका सोल्यूशन यही है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेट एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इकोनॉमी। उनमें कैसे वो और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे सब सहारन अफ्रीकन इकोनॉमीज की यहाँ बात की गई है, तो उसमें भी जो इकोनॉमी का स्टेट है दैट इज वेरी लाइक वीकेंड। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट डाउन बाय 2.65 लाख करोड़। इसमें बस ये क्या रखना है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हर एक के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है दैट डील्स विद एक्सपोर्ट, उनका स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन और इंसेंटिव देते हैं कि कैसे कौन सा मार्केट कैप्चर करे वर्ल्ड वाइड। Due to weak demand globally and tighter tech spend by the client, employees have been laid off. For example, IT सेक्टर में विप्रो, इन्फोसिस, TCS में डाउन बाय 25,000 एम्प्लॉइज। इसमें औशक जो ये जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉमर्स में एंड तो इसका हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई महाराष्ट्र एंड इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इट इंट्रोड्यूसेस इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स द मार्केट इंफॉर्मेशन टू इट्स मेंबर्स रिगार्डिंग की ट्रेड इंफॉर्मेशन या टैरिफ रेगुलेशंस क्या है, टैक्स रेट क्या है। एंड और किम्बरले प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ये जो जैसे हम बोलते हैं कि गोल्ड और बाकी जो ज्वेलरी के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड जो होता है, ये स्पेसिफिकली किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम इन द कंट्री इज द नोडल एजेंसी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ही है। डायमंड्स के लिए है ये। तो किम्बरले प्रोसेस जो मल्टीलेटरल ट्रेड रिजीम था, एस्टैब्लिश किया गया 2003 में with the goal of preventing the flow of conflict diamonds। तो इसलिए हम बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स की भी, ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट। हाउ बेंगलुरु लेक्स डिसअपियर्ड। Even then, during the colonial period, city moved towards a resilience on large technocratic solution, modifying the reshaping nature according to their own need, rather than focusing on tanks, aquifer recharge, shallow lakes. Earlier, lakes, wetland were critical biodiversity refuge, were important in flood control. It acted as a sponge to soak up excess water. लेकिन जब से ब्रिटिश के समय में से colonial period के समय से the focus was more on creating of a urban space. The tank, cantonment and lakes were appreciated for their aesthetic values rather than wetland and sponge. पाइप वाटर इंट्रोड्यूस किया गया था बेंगलुरु में। उसके बाद से 1800 वेल सिटी सेंटर में 1895 से थे, जो आजकल 50 वेल है। मोस्ट ऑफ देम आर ड्राइड। ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ने से there was a reclamation of the lakes and also the
wetland, which also created a problem in soaking of the excess water for the aquifer recharge. इसी कारण प्रॉब्लम हुआ, फिर धीरे धीरे ओवरऑल द लेक डिसअपियर. तो क्या करना चाहिए, तो इसमें सस्टेनेबल एक्वाफायर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्कस कर चुके हैं, लोकल इकोनॉमी, स्पॉन्ज, क्रिएटिंग ऑफ द स्पॉन्ज, वेटलैंड, इसको रिस्टोर कर सकते हैं. सिविल सर्विस डे 21 April, honoring the legacy of Sardar Vallabhbhai Patel. Civil service is acts like a steel frame of India. ऐसे क्यों उन्होंने बोला था? पहली बात है कि it is a permanent executive, it ensures stability in the country, it ensures effective implementation of the public policy, it ensures data collection at the grassroots level. Civil service knows what to implement, it assesses the public policy through various think tank and वेरियस काउंसिल हो सकते हैं, या सेक्रेटरीज एम्पावर ग्रुप, उसके थ्रू भी करते हैं. इन दे एंगेज विद द पब्लिक, एजुकेशन आउटरीच, तो अलग अलग एरियाज है जहाँ पर. एग्जाम्पल दिया कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जिन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया फॉर द ई गवर्नेंस. जैम ट्रिनिटी, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, they are unsung hero of our society. So this relentless pursuit of the public welfare under challenging condition, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिविल सर्विस डे के दिन कि we should recognize and celebrate the integral role of the civil service they play to shape the Indian economy, Indian ethos and culture. Criminal laws, IPC, CRPC, Evidence Act, they have been changed to भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्षी अधिनियम. It showcases decolonization. It showcases कि local custom, local tradition is also included into the codification of law. It will make justice, judiciary close to the local people. It will be easier now to translate the judgment into local languages. It will make the local people understand the nuances of the judgment. उसके कारण the enforcement of the rules and regulation will be more easier. और अलग अलग एरियाज दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो विजुअल के साथ साथ कैमरा भी होना चाहिए. प्लस रैशनलाइजेशन ऑफ सेवरल क्रिमिनल लॉज किया गया, इसमें पनिशमेंट कम किया गया, कुछ कुछ में ही पनिशमेंट का प्रोविजन ज़्यादा है, पेनल्टी ज़्यादा है. उसके बाद फिर कम्युनिटी सर्विस का भी प्रोविजन दिया गया, इसमें डेटा प्राइवेसी का बात किया गया. लेकिन जुडिशरी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसमें, जो अभी नहीं है. कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसिक्यूशन आर लैक मटेरियल रिसोर्सेस, तभी जाके स्पीडी ट्रायल हो सकता है. ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक, इन्फ्लेशन का बात किया जा रहा है, which is impacted from the global uncertainty. There is a mismatch in the supply chain management, or there is a restructuring of the global supply chain from the China to other countries. उसके कारण भी स्टार्टिंग में हिकअप आ रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन आ रहा है. ऑनगोइंग वॉर इजराइल हमास, अटैक ऑफ द ह्यूथीज, अभी इजराइल एंड ईरान, उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ते आ रहा है. क्लाइमेट चेंज के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ते आ रहा है, बिकॉज इट क्लाइमेट चेंज इज क्रिएटिंग शॉर्टेज
इन फूड क्रॉप्स प्रोटेक्शन। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया का रुपीज डेप्रिशिएट करे 83.5 सेंट पहुंच गया, तो इंडिया नीड्स मोर एंड मोर इंसेंटिव टू कीप द रुपी एट चेक। कैसे? मसाला बोर्ड इशू कर सकते हैं, अपने जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसको एक कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो ओवरऑल फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग इंसेंटिव, एफडीआई पॉलिसी को और लिबरलाइज कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि रुपी डिप्रेशन कम हो सके। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में देखा जाए तो इंडिया ने इंसेंटिव दिया है, चाहे वो कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स डिक्रीज करने में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में, आईबीसी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने में, रूल ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन काउंसिल इन इंडिया, पीएलआई डीएलआई स्कीम एक्सेट्रा। और फाइनेंशियल इंसेंटिव देने में, फॉर एग्जांपल मुद्रा लोन और प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, वही बोल सकते हैं। हेल्थ डेटा गिव्स द प्रो एज। हेल्थ डेटा क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि उनके जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट, इंटेंसिटी ट्रेनिंग, स्वेटिंग रेट, ब्रीदिंग रेट, हर चीज से पता लग सकता है कि उनका इंडोरेंस कितना है, और वो हेल्थ डेटा के अनुसार ही उनका एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप होता है। बॉडी का इंडोरेंस हो गया या फिर बॉडी का स्ट्रेंथ हो गया, लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ, हर चीज चेकअप हो सकता है हेल्थ डेटा से। दैट इज वाई हेल्थ डेटा इज इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी यूज होता है और अदर दिया है स्ट्रेंथ, पावर ट्रेनिंग, बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी, ऑक्सीजन कंजम्पशन, लैक्टिक एसिड लेवल, हर चीज फुल बॉडी चेकअप इस लोग। When a dead stream spring backs to life after 30 years. The project कौन से किए थे? NABARD in 38 acres under the Kampa. Exotic species were removed, allowing the natural grasses to flourish. We erected bush wood check dam, attracting various wildlife species. Grassland plays a very important role in water absorption and redistribution into the stream. इसलिए grassland reclamation is very important. पहले क्या था कि ग्रासलैंड था, लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पीसीज ग्रासलैंड एरिया डिक्रीज्ड, इसलिए वापस से 2021 में अंडर द रोल ऑफ द नाबार्ड उन्होंने वापस से ग्रासलैंड को रिक्लेम किया। उससे हर एक चीज हुआ, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बढ़ सका, वाटर एक्वाफायर रिचार्ज हो सका। तो बस नाबार्ड के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, established in 1982 under the Parliamentary Act of National Bank for Agriculture Rural Development Act 1981। एंड इसका मेन जो फंक्शन है, तीन एरियाज, एक तो फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल और सुपरविजन, और जो टर्म यूज की जाती है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करता है नाबार्ड। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स है और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको सुपरवाइज करना और उनको इंटीग्रेट करना इनटू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की डेफिनेशन या मतलब क्या है? तो इट इज व्हेन, जो आप अभी किसी भी बैंक की ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको सिर्फ आप उसी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हो, आप उस बैंक के किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट लिंक